आदरणीय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अच्छी मलिक। मैं समाज में जो बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उनके अनुभव का लाभ समाज तक पहुंचाने के लिए उनके पास जा कर के उनके इंटरव्यू लेता हूं। आप देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है और इसमें लगभग 60-70% जनसंख्या कृषि व इससे जुड़े हुए अन्य उद्योगों पर निर्भर है। लेकिन 78 वर्ष की आज़ादी के बाद भी हमारे देश में किसानों की और इनसे जुड़े हुए अन्य लोगों की अनेक समस्याएं हैं और वे इन समस्याओं के निदान के लिए आज भी परेशान हैं और कई बार उन्हें आंदोलन भी करने पड़ते हैं। तो इनकी समस्याओं के बारे में हम आज बात करेंगे। मैं बैठा हूँ डॉक्टर शेर सिंह सांगवान जी के पास। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। शेर सिंह सांगवान जी ने हमारे देश के 8 प्रांतों में इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के रूप में काम किया है। लगभग 25 वर्ष तक इन्होंने इसमें काम किया है और वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयर प्रोफेसर भी रहे हैं और इन्होंने किसानों की समस्याओं पर बहुत ज़्यादा लेख भी लिखे हैं, आज भी लिख रहे हैं। तो आज इनसे बात करेंगे कि डॉक्टर साहब, किसान की जो आज हालत है उनकी आप मुख्य समस्या आप क्या मानते हो? आजकल क्या मुख्य समस्या है आज? धन्यवाद मलिक साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने आज़ादी के बाद काफ़ी काम भी किए हैं किसानों की भलाई के लिए। यस। लेकिन जहाँ जहाँ कुछ समस्याओं को हल करने की कोशिश की है तो कुछ समस्याएं उभर के भी आ रही हैं, नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे पहले समस्या थी कि किसान को सरकार की कोई मदद, वित्तीय मदद या दूसरी मदद या वैज्ञानिकों की कमी थी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कृषि में कि जोत का आकार घट गया है। जोत का आकार घट गया है। ये तो डॉक्टर साहब जनसंख्या बढ़ेगी तो घटेगा क्योंकि हमारे जैसे आपने बताया कि हमारी काफ़ी जनसंख्या लगभग अब कम हो गई है, 50% के आसपास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि पर आधारित है। यस। लेकिन हमारी जो जोत का आकार है वो खास करके हम 1970 से भी देखें तो अब घट करके मतलब लगभग 86-87% किसान मार्जिनल फार्मर या स्मॉल फार्मर में आ जाते हैं। यानी एक आदमी के पास ऑन एन एवरेज 1 या 2 एकड़ के आसपास जमीन रह गई है। हमारे हरियाणा प्रांत का उदाहरण ले तो अगर आप सोनीपत और रोहतक में जाएंगे तो ज़्यादातर किसान 1 एकड़ से हवाले हो गए। तो प्रश्न ये होता है कि जैसे जैसे जोत घटती है तो इसकी ही अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम है। छोटा किसान होगा उसकी लागत दूसरों से ज़्यादा होगी। क्योंकि न तो वो इंडिपेंडेंट कोई ट्रैक्टर रख सकता, न उसके पास कोई खाद बीज लाने का साधन होता। तो जो भी इनपुट्स खरीद के लाएगा उसको खेत तक पहुंचाने में दूसरों से ज़्यादा महंगी पड़ती है क्योंकि वो थोड़ी मात्रा में खरीदता है। दूसरी बात, उसके पास कोई किराए पर भी बुलाता है ट्रैक्टर को तो ट्रैक्टर वाला भी उसके पास सबसे बाद में आएगा, छोटे के बाद। तो दूसरी बात क्या है कि थोड़ी जमीन होने के कारण न तो वो पूरी तरह खेती में अपने आप को लगा सकता, कोई न कोई दूसरी जगह भी काम करता है जिससे कि उसका गुजारा हो सके। तो इसलिए एक सबसे बड़ी समस्या तो हमारी जोत का घटता हुआ साइज है, आकार है, यही अपने आप में, क्योंकि इससे उसके पास जो है वायबिलिटी नहीं बनती उसकी, क्योंकि 1 एकड़ में कितना कमाएगा, क्या करेगा, गुजारा तो होगा नहीं। और लागत भी, उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। तो मूल समस्या तो यही है। क्योंकि पहले 70-80 में थोड़ी सी ठीक ठाक थी तो
तो जैसे भी दूसरी समस्याएं थी, जैसे भाई इतना मार्केटिंग नहीं था, फिर भी लोग खिलाते रहते थे, खुद भी खाते रहते थे। यस। लेकिन अब है ही उनके पास इतने, उसमें अगर ठीक से पूरी सहायता वगैरह नहीं मिले तो उनका तो हाल बुरा ही हो जाता है। Yes. सबसे बड़ी समस्या सब है जोत का आकार छोटा हो गया। छोटा हो गया। Yes. छोटा होने से कृषि की लागत बढ़ गई, अनवायबल हो गया, किसान इधर उधर भटकता है, कोई छोटे मोटे दूसरे काम करता है तो वो किसी तरफ का भी नहीं रहता। अच्छा, इसके साथ फर्टिलिटी ऑफ दूसरी सॉइल भी कुछ कमी हुई डॉक्टर साहब? दूसरी बात क्या है कि अभी पहले ऐसा था कि जैसे मैं भिवानी जिला से बिलोंग करता हूँ, Yes. भिवानी, तो Yes. हम देखते थे कि हमारे खरीफ बोलते हैं ना, जो बारिश के टाइम फसल बोते हैं, यस यस। तो उसमें हमारे सारी चीज़ें, बाजरा होता था, उसके साथ मूंग भी बोते थे, मोठ भी बोते थे, ग्वार भी बोते थे, यानी सारी चीज़ें होती थी। यस। अब वहाँ भी कुछ फसल तो खत्म हो गई। यस। जैसे बाजरा भी वो नहीं होता जो पहले होता था। Yes. मूंग मोठ तो बिल्कुल ही खत्म हो गए, जैसे Yes. जैसे ट्यूबवेल वगैरह पानी लग गया। यस। तो अब वहाँ की समस्या, ऐसे इलाकों की एक बड़ी समस्या ये आ गई है कि उनकी जो मूलभूत पुरानी जो क्रॉप थी वो तो खत्म हो गई। यस। और नई क्रॉप, जैसे भाई उनके यहाँ अभी कपास वगैरह लेना शुरू करा, ये हुआ तो उनकी खरीफ की फसल लगभग खत्म हो गई। यस। ये कई एरिया में हो गई होगी शायद। यस यस। ये मैंने आपने एग्जाम्पल दिया साउथ हरियाणा का, शायद और भी कहीं हो गई होगी। यस यस। तो एक हमें निरंतर कुछ नई फसलों की जरूरत पड़ेगी, यानी डाइवर्सिफिकेशन भी कहिए, अच्छा। और किसी क्षेत्र में बिल्कुल नए सिरे से नई फसल। यस। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं कि अभी अभी मैं कल परसों बाडला के पास एक जेवली गांव में था। यस। तो पता लगा कि वहाँ के लोगों ने अपने आप ही मसूर की फसल बोनी शुरू कर दी गेहूँ के सीजन के साथ साथ। यस यस। जो हमारे एरिया में कभी होती नहीं थी। यस यस। लेकिन क्योंकि किसान भी अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि ऐसी कुछ बोऊं जिससे मेरी उत्पादन बढ़े मेरा, और मसूर उनका जैसे कहने लगा जी मेरे तो 8-9 क्विंटल एक एकड़ में हो जाता है। यस। और 60-6500 के आसपास बिक जाता है। Yes. हालांकि एमएसपी तो 6700-6800 है इसकी। यस यस। तो बोला जी इसमें मेरी लागत बहुत कम होती है। हाँ ठीक है ठीक। बो दिया, पानी और पूनी की भी पानी सिंचाई भी की कम इसमें चाहिए इसमें। दो पानी दे देता हूँ, बोला Yes. 2 पानी से ही काम चल जाता है। यस यस। उनका भी बहुत अच्छी बात है। तो Yes. एक तो नई फसल जैसे किसानों के स्तर से अपने आप आ गई। यस। इसी तरह से जैसे मैंने कई बार ये किया कि जैसे एक अरंडी जैसे होते हैं ना, कास्टर सीड। यस यस यस। कास्टर सीड अगर जैसे साउथ हरियाणा में बोनी शुरू की जाए यस। तो वो लगभग 1,20,000 रुपए की नेट इनकम तक दे सकती है वहाँ, एक एकड़ में। 1 एकड़ में। अच्छा। बिल्कुल। और उसमें वो ऐसे तो सारा साल की फसल है और 4 पानी लगेंगे ज़्यादा। यस यस। और अगर 20 क्विंटल होती है तो 1,20 और इसका 30 क्विंटल तक हो सकती है। Yes. और अच्छी हो फालतू हो जाए तो फालतू हो जाए। यस। तो 1,20,000 रुपये साउथ हरियाणा में दोनों फसलों को मिला के कहीं भी नहीं मिलते। हाँ बिल्कुल सही है। तो उनको लगभग 1.5-2 गुना ये फायदा हो सकता है। यस। तो वहाँ दूसरी समस्या ये आती है कि वो किसान कहते हैं वो तो दे सर, इनको खरीदने की हमारे पास कोई है नहीं। यस। क्योंकि अभी आढ़तिया भी नहीं है। यस। तो यहाँ सरकार का इंटरवेंशन होता है। यस यस। ऐसी इनोवेटिव अगर फसल है और किसान के लाभदायक है तो वहाँ कम से कम शुरुआत में 2-4 साल एमएसपी पर खरीदने का पक्का प्रावधान करना चाहिए। सरकार के द्वारा होना चाहिए। होना चाहिए। यस यस। तो ये एक समस्या बताई कि कुछ लुप्त होती फसलें और उनको नया बदलने की। यस। मैंने देखा है कि कुछ एरिया में अगर नई फसल हो जाए तो ये समझो जैसे पढ़ लिख के नौकरी लग जाता है ना कोई किसी के घर में। यस यस। इसी तरह एरिया में अगर नई फसल हो जाए तो समझो सारा एरिया ही पढ़ लिया। हाँ यस यस। मैं एक बार महाराष्ट्र में घूम रहा था, यस। कोई सर्वे कर रहा था, तो एक गांव में 2-3 गांव में हम देख रहे थे, तो वहाँ पर सारे गांव ने केसर आम बो रखा था। अच्छा अच्छा। और मैंने पूछा भाई ये केसर आम तुमने सदियों से तुम यहाँ रह रहे थे, पहले क्यों नहीं बोया कभी भी? यस। बोला जी एक वैज्ञानिक
तांबे जी आ गए और उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया, सारे 3, 4, 5 गांव में हमारे केसर के बाग लगवा दिए। ये होता है परिवर्तन, योगदान। तो ऐसे कुछ जगह तो नई फसलों की जरूरत है। और दूसरी जगह कुछ ऐसी फसलें आ गई है जो मोनोकल्चर का रूप धारण कर लिया है। गेहूं धान, गेहूं धान, गेहूं धान। तो हम सब जानते हैं कि लगातार एक ही तरह की फसलें बोई जाएं तो वो भी हमारी जो जमीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी कम हो जाती है, वो कम हो जाते हैं। जिसकी वजह से जमीन की उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी कम हो जाती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि एक ही जगह अगर फसल लगातार लोगे आप तो उसमें उतनी ही फसल लेने के लिए अधिक आपको इनपुट डालनी पड़ेगी। जैसे पहले 2 बैग यूरिया के डालने से बहुत अच्छी गेहूं की फसल हो जाती थी। अब लोग 4-4, 5-5 डालते रहते हैं, तो लागत बढ़ती जा रही है। क्योंकि जमीन की उर्वरा शक्ति को मेंटेन रखने के लिए, उतनी पैदावार लेने के लिए तो इनपुट बढ़ाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आ गई है। जैसे आपके ज्यादातर हरियाणा में अब जैसे धान, और तो रिवाड़ी जैसी जगह भी धान सोच नहीं सकता कि आदमी कई जगह धान बोते हैं। दादरी में भी धान बोने लग गए हैं, जहाँ कोई मतलब ही नहीं होता था धान का, धान के लायक जमीन भी नहीं होती थी। तो ये जो मोनोकल्चर है, इसके लिए अब सरकार कई बार डाइवर्सिफिकेशन का काफी बार जिक्र करती है। कुछ बढ़ा भी दे रहे हैं कि भाई राइस कम करके मक्का बो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी अड़चन मैं देख पाता हूँ, क्योंकि जैसे ही नई फसल किसान बोने की सोचता है, सबसे बड़ी समस्या वही MSP पर न खरीदने की है। क्योंकि सरकार ने धान और गेहूं में तो MSP पर खरीद लेते हैं, 2 फसलों पर। और रोज कई बार सुना होगा किसान धरना देते हैं, भाई हमारे सनफ्लावर को नहीं खरीदा जा रहा, मक्का को नहीं खरीदा जा रहा MSP पर। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन ये है कि उसमें जैसे कोई नई फसल, बीज वगैरह उसके साथ साथ MSP इंश्योर करनी चाहिए, कानूनी गारंटी होनी चाहिए सरकार द्वारा। मैं वो वर्ड तो यूज नहीं करूँगा। अच्छा। लेकिन फसल की जो नई फसल बो रहे हो, उसके लिए आपको MSP इंश्योर करनी चाहिए। तो ये दूसरी समस्या है जहाँ मोनोकल्चर एक जगह एक जैसी होने लग गई है। और ये बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम हमारे 22-23 डिस्ट्रिक्ट में, 17, 18 या 15, 16 डिस्ट्रिक्ट में भी यही चल रहा है। धान गेहूँ। और आपने जैसे कहा MSP का क्वेश्चन आप उठा रहे हो। MSP की काफी सीरियस। देखो ये MSP खास करके जब हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, 1965-66 से शुरू हुआ था, जब नए किस्म के ड्वार्फ वैरायटी के बीज आए थे गेहूं के लिए, फर्टिलाइजर का प्रयोग करना शुरू किया लोगों ने, ट्यूबवेल इरिगेशन शुरू हुई। तो तब से लेकर के तब फिर सरकार ने भी MSP भी लागू करी ताकि भाई किसान को प्रोत्साहन मिलता रहे, उसकी आमदनी पर उल्टा प्रभाव न पड़े ज़्यादा पैदावार होने से। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। वैसे आज की तारीख में तो लगभग 23 या 24 और भी अगर हम लगाएं, शुगर केन भी है और कॉटन भी है, इनके लगाएं तो 23, 24, 25 जो है ना फसलों के लिए MSP की सरकार घोषणा करती है। लेकिन ज़्यादातर फसलों के लिए MSP पर खरीद नहीं होती है। घोषणा तक रह जाती है, घोषणा का बल तक रह जाती है। अच्छा, उसका कई बार उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि MSP को ध्यान में रखते हुए लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारी इतनी फसल की इनकम हो जाएगी, और MSP न मिलने से वो इनकम होती नहीं। तो वो घोषणा से लोग बल्कि उल्टे नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल सही। ये बल्कि इसका उल्टा असर हो रहा है कि घोषणा कर रहे हो तो उसको लागू करो। ये मतलब उसका एक, क्योंकि अपेक्षा बन जाती है, एक्सपेक्टेशन बन जाती है, और आप खरीद सकते नहीं। अब इस बात को भी काफी तक
तरह तरह की बातें चल रही, जैसे आप कह रहे थे कि भाई किसानों की तरफ से मांग हो रही है भाई इसको कानूनी रूप दिया जाए, लेकिन मेरा एक अल्टरनेटिव सुझाव है इसमें। यस। कि जैसे ये सुझाव बल्कि किसान से एक आया था, एक बार मैं सर्वे कर रहा था तो कोई रोहतक का एक किसान था, वकील भी था वो। यस। उन्होंने बोला जी पैदा तो उसने लगा रखे थे पोली हाउस। अच्छा अच्छा। तो बोला डॉक्टर साहब हम पैदा तो कर लेते हैं, बेचने में मर जाते हैं। बोला जाते हैं तो हमें तो प्राइस मिलती ही नहीं। हाँ मिलती नहीं। तो फिर बोला जी मेरा एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया में है। यस। और 2000 हेक्टेयर का फार्म है उसके पास। लेकिन यस। उनकी जो चीजें हैं लगभग उनके फार्म पर बिक जाती है। यस। लेकिन देखो उसने बात कही अपने आप ही। यस। लेकिन उन्हें सरकार से ये अप्रूव कराना पड़ता है कि क्या बोएगा उस खेत में। यस यस। ये नहीं कि किसी ने सारा गेहूं बो दिया। हाँ हाँ यस। हमारे देश में कुछ ऐसा ही है। अच्छा हमारे देश में उल्टा हो रहा है। हमारे देश में तो पैदा करना तो अलाउड है, कर लो कुछ भी। यस। और फिर ज्यादा फसल हो जाती है। कई बार सुना होगा कि आलू लोग सड़कों पर फेंकते हैं, आलू प्याज है, कई बार टमाटर फेंकते हैं। यस। तो क्या होता है कि वो अनप्लान्ड प्रोडक्शन यस हो जाने से फिर तो वो बात होगी कि आग लग गई उसको बुझाना है। यस यस। ऐसा उपाय किया जाए कि आग ले लगे। Yes. तो वहाँ जैसे ये बड़े बड़े देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है बहुत ज़्यादा जमीन है जिसके पास। यस यस। अमेरिका है, इवन यूके में भी। यस यस। वो लोग क्या करते हैं, वो एरिया प्लानिंग ये कंसेप्ट है। यस। एरिया प्लानिंग में ये क्या करते हैं कि वो कहते हैं किसान से कि आप पहले हमसे रजिस्ट्रेशन करिए क्या बोना है, और हम अलाउ करते हैं तब हम एमएसपी की गारंटी देंगे। यस यस। आप अनाप शनाप बोएंगे या जो हमने अलाउ करी उससे ज़्यादा बोएंगे तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। जिम्मेवार नहीं। यस। तो इसीलिए अगर सरकार हमारी भी ये अंदाज़ा लगा करके भाई किसी प्रदेश में किसी ज़िले में पिछले 5-7 सालों में कितना चीज़ बोई जा रही थी, उसके हिसाब से प्रत्येक किसान अप्रोक्सीमेटली एरिया की लिमिट लगा दी जाए। जैसे मान लो गेहूँ चावल थोड़े से ज़्यादा है हमारे, और तो सारी चीज़ें कम ही कम है हमारे पास। हमारे पास दाल नहीं, तिलहन नहीं, और भी कई चीज़ों की कमी है। हमारे फ्रूट भी बाहर से आ रहे हैं। तो ये एरिया प्लानिंग की कंसेप्ट जो है, जिसमें किसान पहले रजिस्ट्रेशन कराए, बोने से पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यस यस। बोने के बाद नहीं, बिफोर द सोइंग सीजन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे सरकार को भी पता हो कि सही अंदाजा सा हो जाए, ये 100% नहीं तो 95% हो जाए। यस। कि हमारे देश में कौन सी फसल कितनी पैदा होने वाली है। डॉक्टर साहब ये जो प्लांट फार्मिंग है, क्या इसको किसान जो ज़्यादातर जो अनपढ़ हैं, क्या वो इसको स्वीकार कर लेंगे डॉक्टर साहब? देखो स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। ऐसी बात नहीं कि ट्रेंड चल पड़ी है। नहीं चल पड़ी ऑलरेडी। देखिए हमारे क्षेत्र में अब जैसे गेहूं के लिए तो रजिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा कर नहीं रहे, कोशिश तो कर रही है सरकार। यस यस। लेकिन जैसे सरसों है, बाजरा है, अगर पूर्व रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहाँ सरकार नहीं खरीदती है। ये ऑलरेडी लागू किया हुआ है। इसको जरूरत है कि जो मोटी मोटी फसलें हैं उन सब के लिए सख्ती से लागू करने की। यस यस। तब ज़्यादा पैदा ही नहीं होगी किस चीज़ की, तो हमारी एमएसपी और मार्केट प्राइस मिल ही जाएंगे आपस में। मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। अगर सरकार को पूरी भी खरीदनी पड़े तो सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यस। क्योंकि इट विल बी ए माइनर डिफरेंस। यस। सरकार का क्योंकि खरीदती है तो सरकार बेचते तो उसका बहुत खर्चा लगा देती है। यस। फिर सरकार का भी पूरा बिल हो जाता है। यस यस। अगर ये एरिया प्लानिंग की कंसेप्ट, मैं अभी तक काफ़ी बार इसको जैसे ट्रिब्यून में कई बार लिख चुका हूँ। यस यस। इंडियन एक्सप्रेस में लिख चुका हूँ, तो काफ़ी एकेडमिशियन का तो कुछ रिस्पॉन्स आया, लेकिन अभी तक ये पॉलिटिशियन में इस कंसेप्ट ने घर नहीं कर पाई है। यस। अगर पॉलिटिकली जो प्रभावित लोग हैं, जो लीडरशिप है, वो इस बारे में सोचने लग जाए यस कि हमें एरिया प्लानिंग करें जिससे कि उतनी ही पैदावार हो जितनी हमें चाहिए देश के लिए। यस यस। थोड़ी बहुत फर्क होगी, 5-7% वेरिएशन हो जाता है। तो अगर ऐसी समस्या हो जाए तो फिर एमएसपी की समस्या ही बहुत हल हो जाएगी। डिमांड ही नहीं रहेगी अपने तो एमएसपी अगर कोई
गारंटी मांगे तो गारंटी के साथ आप एरिया रजिस्ट्रेशन की शर्त लगाएं। तो ऑब्वियसली जो कहते हैं कि सरकार को भी घाटा नहीं पड़ेगा और किसान को भी फायदा हो जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा, तो समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो एमएसपी के बारे में तो मैं तो डॉक्टर साहब ये समझता हूँ कि एरिया प्लानिंग की कंसेप्ट को हमारे देश में, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप अभी तक इस कंसेप्ट को समझने में शायद पीछे रह रही है, क्योंकि किसी लीडर से मैं ये सुनता नहीं कि एरिया प्लानिंग करो। अपने घर में थोड़ा बहुत का देते हो, इस बार किसान भी कहे भाई इस बार या मत वो, लेकिन सरकार की तरफ से ये कंसेप्ट नहीं आई है। हाँ, तो मोटी मोटी तो सर ये कुछ समस्याएं हैं। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब है, ये जो वाटर लेवल इसकी भी कुछ समस्या है किसानों की। ट्यूबवेलों का पानी जो है, जमीन का पानी भी कुछ खराब भी हो रहा है, कुछ नीचे भी जा रहा है लेवल, ये भी कुछ समस्या मानते हो आप डॉक्टर इनकी? किसानों की बहुत जरूरी समस्या है साहब। अब देखिए, अभी आपको जैसे काफ़ी हमारे ब्लॉक बोलते हैं, डार्क ब्लॉक की कंसेप्ट होती है, नाबार्ड ने चलाई थी पहले, क्योंकि ये किसी एरिया में अगर 80% के आसपास ऊपर उससे अगर नीचे ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, निकल जाता है, तो वहाँ नए ट्यूबवेल अलाउ नहीं करने चाहिए। और कुछ तक लोन वगैरह पर पाबंदी भी थी, लेकिन आजकल तो फ्री फॉर ऑल है, अपने आप ही कर लेते हैं सब। और ये आपको बताऊं कि जैसे वैसे तो काफ़ी प्रदेशों में, हमारे कई जिलों में, सारे प्रदेशों में हो रही है। मैं अपना जैसे साउथ हरियाणा का मेरा क्योंकि गांव पड़ता है उधर, मैं देखता हूं कि जहां 70-80 फुट पर पानी होता था, आप वो सारे जो शैलो ट्यूबवेल थे वो डीप ट्यूबवेल हो गए हैं। यानी 400 फीट नीचे से पानी निकालते हैं। ओबियसली ग्राउंड वाटर तो निकालते तो हम बहुत ज़्यादा हैं, और बारिश तो भगवान की मर्जी है, भाई रिचार्ज इतना हुआ ना। और यहाँ तक भी शिकायत आई कि पहले वो ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप नहीं है, जैसे जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन चलाते थे, फुहारा। तो लोग कहते थे जी हमारी 20-20 नोजल चलती है। अब वही मोटर लगा करके 12-13 नोजल तक आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। और उसका निदान, जैसे मैंने बताया, कुछ जो क्रॉप कॉम्बिनेशंस है, जैसे मैंने बताया अभी गेहूं के साथ आधे में आप मसूर की दाल लगा दें, तो गेहूं में तो 5-6 पानी लगते हैं, 6-7, और मसूर की दाल में 2 पानी लगेंगे, और इनकम बराबर हो जाएगी। क्योंकि आपको 8 या 9 क्विंटल होगी तो 54-55 हज़ार की हो गई। और 54-55 हज़ार का गेहूं भी जो है क्या है, 20 क्विंटल, तो हमारे तो यहाँ 20 क्विंटल ज़्यादा नहीं होता। तो 20 दूनी 40, वो 50 हज़ार का सारा वो बैठेगा, ये 55-56 की होगी। लेकिन लागत इसकी कम हुई, उसमें लागत लेबर की भी ज़्यादा पड़ेगी, पानी भी ज़्यादा कम लगेगा, और फिर ज़्यादा पानी यूज होता है तो धीरे धीरे उर्वरा शक्ति पर असर डालता है। तो पानी की समस्या तो कई जगह तो बल्कि ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करने के बड़े वो बना रखे हैं। आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे एक बार इजराइल जाने का मौका मिला। तो इजराइल भी ऐसा कंट्री है जहां पानी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं 2000 के आसपास 99 में गया था। वहाँ देखिए साहब, मुझे बताया गया, मैंने देखा भी कुछ जगह कि कहीं भी ओपन नहर नहीं है। अच्छा। वो कहते हैं कि उसमें तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, फिर कच्चे में पक्के में जाती है तो पानी सीपेज में खराब हो जाता है। उन्होंने थ्रू आउट द इजराइल पाइप से, बड़े बड़े पाइप 2-3 फुट के जैसे सीवरेज के अपने होते हैं, उन पाइप के थ्रू आउट द इजराइल वो पानी भेजते हैं। बीच में सिंचाई के लिए, खेतों के लिए। हाँ, उस खेतों के लिए। अच्छा। नहर नहीं है वहाँ, ओपन नहर ही नहीं है। और फिर क्या करते हैं कि बूस्टर लगा देते हैं जगह जगह, जिससे पानी का प्रेशर बढ़ा रहे। और पानी के यूज के ऊपर इतना कंट्रोल है उनका, बहुत ज्यादा कंट्रोल है। तो इसी तरह से अब समय हमारे वहाँ आपको इंडिपेंडेंट ट्यूबवेल भी लगाना अलाउड नहीं है। अच्छा। जो पहले लग रहे हैं तो उनका भी यूज लेवल बांध देते हैं कि आप अपने ट्यूबवेल का टाइम लिमिट है, आपके फसलों को देखते हुए इतना तो आप खर्च कर सकते हो। इससे फालतू पानी होगा तो नेशनल करियर बोलते हैं उसको।
यस, जो पाइप सिस्टम है ना नेशनल करियर, यस, तो बाकी का पानी हमें देना पड़ेगा। यस, यस, तो अब ऐसी समस्या लग रही है कि जैसे मान लो हमारे ही, अब हम नहर पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, कभी कभी जो है मतलब जगह जैसे मान लो साउथ हरियाणा जैसे रिटेल इलाकों में भी, लेकिन वहाँ कितना पानी तो खेत में जाएगा, कितना सीपेज में और एवापोरेशन में जाएगा। यस, यस, अगर ये टेक्नोलॉजी पाइप वाली लगाए तो ऐसे लगती है, लेकिन मेरे विचार से तो ये उससे सस्ती भी पड़ेगी। ये सस्ती पड़ेगी उससे डॉक्टर साहब। देखो ना, तो उसमें कितनी तो ज़मीन चाहिए, एक नहर बनाई उसके लिए ज़मीन चाहिए। इसमें तो जैसे गैस का पाइप होता है ऐसे पाइप जाएगा, पाइप जाएगा, यस, टेक्नोलॉजी से। यस, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना हमारे बहुत ही, एक तो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कमज़ोर है। यस, कई जगह पानी काट लिया जाता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और कई उदाहरण है गाँव के जो देखते हैं। गाँव में ऐसी समस्या। हाँ, तो ये पानी की समस्या तो बहुत भारी समस्या बन गई है। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप इन समस्याओं के को ध्यान में रखते हुए किसानों को और सरकार को क्या सुझाव दोगे? किसान जो है हमारे, उनको क्या सुझाव दोगे ताकि इन समस्याओं के डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स और ये जोतवाड़ी ये कैसे वो लें, क्या सुझाव दोगे आप उनको? देखिए, एक तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि सरकार नई फसलों के लागू करने के लिए या इंट्रोडक्शन करने के लिए, यस, उसके साथ साथ में एमएसपी पर खरीदने की निश्चित करें, यस, जो नई फसलों की पक्की करें। यस, तो इससे परिवर्तन हो जाएगा, तो उसमें जैसे पानी का यूज भी कम होगा और किसान की आमदनी घटने के बजाय बढ़ेगी। लेकिन आपने बताया कि इसके साथ एरिया प्लानिंग जरूरी है। आज वही तो बताया ना, एरिया प्लानिंग भी तभी होगी यस, जब एरिया प्लानिंग का, रजिस्ट्रेशन का और एमएसपी का, तीनों का आप कॉम्बिनेशन बताएंगे, यस, यस, वो दूसरी बात होगी। एरिया प्लानिंग तो बहुत जरूरी है, बहुत Yes. जरूरी है कि उसी से आपका, भाई देश में हमारे 1 लाख करोड़ से ऊपर का हर साल दालें और तिल हम इंपोर्ट करते हैं। यस, तो अगर हम थोड़ा सा गेहूं पर थोड़ा सी लिबरल न होकर के, धान पर लिबरल न होकर के, यस, यस, दाल और तिलहन का पूरा खरीद करें। यस, यस, सरकार को ये समस्या पता तो है, क्योंकि अब धीरे धीरे, पहले क्या आपको ताजुब होगा, एक आपको बताऊं यस, कि गेहूं, धान कोई किसान कितना भी बेचे सरकार को एमएसपी में, कोई लिमिट नहीं है। यस, और अगर आपको सरसों बेचनी है, बाजरा बेचना है, तो वो एक बार में आपका 25 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीदते। यस, ये भी बहुत है। अच्छा, अब थोड़ा सा लिबरल बनी है, इस बार हरियाणा में थोड़ा 40 तक पहुँचे हैं। Yes. सरसों के लिए दबाव बढ़ रहा है, Yes. लेकिन वो पॉलिसी अलग है। धान और गेहूं खरीदने की पॉलिसी अलग है जो एफसीआई लागू करती है। यस, और तिलहन और दूसरी जो फसलें हैं, तिलहन है या पल्सेज है या दूसरी क्रॉप भी कई बार एक आध बार खरीदती है ना, एक स्कीम होती है, उसको बोलते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। यस, उसमें कभी कभी कुछ क्वांटिटी सरकार खरीद लेती है। मान लो Yes. किसी एरिया में लहसुन बहुत ज़्यादा पैदा हो गया, अब तो उल्टा हो रहा है, महंगा हो गया है इस बार, यस, तो लहसुन की कुछ मात्रा सरकार कुछ बाजारों में खरीद लेती है। यस, या प्याज के भाव बहुत ज़्यादा गिर जाए या टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा गिर जाए, इसको बोलते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। यस, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ही कोई नई फसल, जैसे मैंने बताया भाई कास्टर सीड का है, मसूर का है, कोई भी नई फसल किसी एरिया में है, तो उसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जरूरी चाहिए। यस, यस, कम से कम 3-4 साल बाद, 3-4 साल तक, क्योंकि Yes. उसके बाद तो हो सकता है मार्केट में आड़ती भी आ जाएंगे। यस, अभी हमने कुछ लोगों को, आपको बताएं, हमारी बातों से प्रेरित हो गए कुछ लोगों ने भिवानी और दादरी में ये लगाया, कास्टर सीड, अरंडी लगाई। अच्छा, 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 और लेकिन उन्हें बेचने के लिए राजस्थान में जाना पड़ता है। अच्छा, या राजस्थान में जाओ या गुजरात में जाओ, Yes. मार्केट वहीं पर, हमारे मार्केट ही नहीं है। यस, तो एक ये जो है आपको मैंने बताया कि, और ये रजिस्ट्रेशन हो बोने से पहले, यस, बिफोर दी सोइंग सीजन। यस, और जैसे ही कोई नई फसल डाइवर्ट करे, ऐसे बातें करने से डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। उसके लिए आपको कारगर कदम, जैसे मैंने बताया, चाहे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम से
नई फसल के लिए तो जरूरी है कि एमएसपी आप उसको गारंटी दें, तब जाके बात करें। यस। और पानी की समस्या भी बड़ी समस्या होगी। यस यस। तो पानी के लिए कई जगह, तो कुछ जगह वाटर यूज के लिए कानून भी बनाए जा रहे हैं। जैसे कुछ मैंने सुना कि आंध्र प्रदेश में एक बनाया गया था। यस। क्योंकि वाटर यूज को देखना पड़ता है कि आप अननेसेसरी, कई लोग तो जैसे फ्री पहले आई थी तो बिजली तो लोग अपने समतल करने में यूज करते थे, पानी चलता रहता था, उस मिट्टी पे समतल करने में काम लेते थे, तो बड़ा वेस्टेज होती थी। तो पानी को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है कानून से, इसमें सरकार का रोल है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, किसान का जहाँ तक बात है ना, यस, देखो किसान, देखो वो भी समझदार आदमी है, वो अपने आप ही उस तरफ जाते हैं जहाँ 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे उनको। यस। कोई ये कहे कि किसान तो समझ नहीं है, नहीं, वो अपनी समझ बहुत है। मेरी तो स्टडी इसी बात पर होती है कि जो डिसीजन वो लेते हैं वो भी अपने हित को, अपने लाभ को देखते हुए डिसीजन लेते हैं। यस यस। लेकिन जब उनको दुखी होना पड़ता है, मान लो उन्होंने कोई नई फसल बो दी, यस, अगर उसे खरीद नहीं हो तो अगली बार टाल कर वो उसको बंद कर देते हैं। तो किसान तो हमारे खास करके मैंने देखा है कि पंजाब हरियाणा में तो जैसे ही किसानों को पता लग जाए कि ये चीज़ फायदे की है तो उसको अडॉप्ट कर देते हैं। यस यस। हाँ, सरकार ठीक से करे, जैसे मैंने 2-4 स्टेप बताए डाइवर्सिफिकेशन के लिए, पानी के यूज़ के लिए, तो मतलब काफ़ी कुछ किसान अपने आप कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया जोत कम हो रही है, तो जोत कम होने से कुछ जो बच्चे एक परिवार के 8-7 परिवार के सदस्य, वे बड़ी जो जोत होती है जिसमें लग जाते थे। अब जोत कम होने के बाद कुछ बेरोजगारी नहीं बढ़ी, कैसे महसूस करो आप? इसका क्या हल होगा बेरोजगारी का? कोई विकल्प है आपके दिमाग में? देखो, बेरोजगारी तो ठीक है भाई, कृषि में से भी बढ़ गई, क्योंकि बेरोजगारी का कारण है जैसे मशीनरी प्रयोग हो गई। मशीनरी भी है। यस। अब देखिए, आज गेहूं फसल में सारे काम ट्रैक्टर से होते हो। यस। आपको पेस्टिसाइड छिड़कने हैं, खाद छिड़कनी है, हार्वेस्टिंग करनी है, तो पहले 20-25 आदमी 1 एकड़ में गेहूं की फसल के लिए प्रयोग होते थे। यस। आज तो 2-4 आदमी मैनुअल होते हैं, बाकी सारी मशीनरी हो गई। तो ये है चीज़ें जो आप करो बेरोजगारी की। लेकिन जैसे आपने जो बात कही कि बेरोजगारी के तो हम काफ़ी कारण कुछ हो गए ना। एक तो ये है कि वहाँ पर जमीन वैसे ही कम हो गई है, आबादी बढ़ रही है। यस। अब ये समस्या आपने इस तरह कही है कि जोत का आकार कम हो रहा है। यस। क्योंकि जमीन तो लिमिटेड है। हाँ, वो लिमिटेड है। अच्छा, लेकिन अब क्या कुछ कम भी हो रही है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं रिहायशी फैक्ट्री लगी, कुछ कम भी होगी जमीन वो भी। तो होगा ही। डेवलपमेंट के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर यूज बढ़ जाएंगे। यस यस। क्योंकि आपके देखो कि खेतों में भी कई जगह देखो आप फैक्ट्री लगी पाएंगे, कहीं गोडाउन बन जाएगा, तो ये तो अच्छी बात भी होती है। हाँ, दोनों बात पॉजिटिव नेगेटिव। प्रश्न ये है कि जो अवेलेबल जमीन है, यहाँ प्रश्न ये समझिए कि जो भी अवेलेबल जमीन है उसका अधिकतम उपयोग कैसे करें, ये प्रश्न आता है। यस यस। अब जोत के आकार को, अब देखिए आपको ताजुब होगा कि फ्रांस में, इंग्लैंड में जोत का आकार बढ़ने की बजाय, घटने की बजाय बढ़ रहा है वहाँ। अच्छा अच्छा। वहाँ पे आबादी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब? उसका कारण तो बहुत बड़ा इशू है ये। अच्छा। उनकी इनहेरिटेंस लॉ जो है ना, यस, वो ऐसा है कि जमीन इनहेरिट की जाती है, यस, खास करके एग्रीकल्चर की जमीन, वो एक ही बेटे को इनहेरिट करता है, सब में नहीं बढ़ती। अच्छा अच्छा। अच्छा, उसमें सिलेक्शन कैसे, कौन है बेटे को सबसे बड़े वाला या कैसे? वो डिटेल तो वो जैसे इतनी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना है कि वो क्या करते हैं, मैंने एक दोस्त से डिस्कस किया है कि वो दूसरे जो बच्चे होते हैं या प्राय वो जो काम नहीं होता या कहीं सफल नहीं हो पाता, तो उनको जिसको जमीन आती है वो कुछ कंपनसेशन देता है, ताकि वो अपना दूसरा कारोबार कर सके। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि इंडिया में तो ये बात कहेंगे तो बोला ये बात तो हो ही नहीं सकती हमारे यहाँ हो ही नहीं सकती, लेकिन हमारे यहाँ भी कोशिश हुई है। 1980 के आसपास एक सरकार की कमेटी बनी थी, उसने ये सजेस्ट भी किया था कि हमें अपनी इनहेरिटेंस से
लाद वगैरह कतर इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि फिर वो क्या है कि मान लो 1-1 एकड़ वालों को है तो हो सकता है कि इकट्ठा फार्म होता तो ज़्यादा उत्पादकता होती और अलग अलग होने से उत्पादकता कम हो जाती है। ये ठीक है, उनको ये बेनिफिट है कि वो मजदूरी ज़्यादा लगा देंगे लेकिन फिर भी उनके दूसरे कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। तो ये तो साहब बहुत बड़ी समस्या है। इस कोऑपरेटिव की कोशिश करते हैं, वो कोऑपरेटिव भी फेल हो जाते हैं हमारे यहाँ। तो ये समस्या तो बहुत बड़ी है कि कौन सरकार हिम्मत कर पाएगी भाई इनहेरिटेंस लॉ को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन कई जगह हमने देखे हैं, महाराष्ट्र में 2 एग्जाम्पल मैंने देखे हैं जहाँ एक आदमी था तो उसने क्या किया कि उसके पास बैंकर था, बल्कि रिटायर हो गया, उसके पास रिटायर हुआ ने नौकरी छोड़ दी थी उन्हें। 30-20-30 एकड़ जमीन थी तो उसने 4-5 किसान अड़ोसी पड़ोसी मिलाए। और क्या करा कि सब में 5-5 एकड़ उनको दे दी, उनकी अपनी थी वो भी मिला ली। जैसे मान लो 5 एकड़ एक किसान की दे, 5 उसको और दे दी, तो 10-10 दे करके सबको वो क्या करता कि वो होशियार आदमी था तो सबके लिए बढ़िया बीज लाके देता, बढ़िया खाद लाके देता, और कोई चीज की कमी होती तो पैसे वो लगाता था। और फिर जैसे ही बंटवारा करते आपस में तो ज़रा पहले खर्चा काटते ब्याज समेत, और बाद में तो उनको बड़ा फायदा हो रहा था। दे वर वेरी हैप्पी। ये मैं 10-15-20 साल पहले की बात है कि मैं एक महाराष्ट्र में कहीं औरंगाबाद के आसपास की बात कर रहा था, तो कई जगह एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो इस तरह का कोई कोऑपरेटिव नहीं तो कॉर्पोरेट फार्मिंग की पाई जाएगी। जो सरकार ने पीछे करने की कोशिश करी थी लेकिन फेल हो गई। मतलब कॉर्पोरेट फार्मिंग एक तरीका होता है, जैसे कंपनियों में आदमियों के शेयर होते हैं, उसमें मालिकाना तो रहता है और लेकिन वो फिर इकट्ठी उसका जो फार्मिंग है वो इकट्ठी हो जाती है। इसको कॉर्पोरेट फार्मिंग बोलते हैं। कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट में होता कि जो मैनेजमेंट होती है उसका कंट्रोल एक मतलब उसके हाथ में रहता है, एक मैनेजमेंट के हाथ में रहता है, 2-4 आदमी। तो ये कई बार आया है कोऑपरेटिव फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग, दोनों ये विषय जैसे चर्चा के हैं। लेकिन मुझे लगता है एक समय शायद इनहेरिटेंस लॉ को हमारे लिए चेंज करना मुश्किल होगा। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग अल्टीमेटली ये ठीक है कि कॉर्पोरेट को जरूरी नहीं कि इंडस्ट्रीज के किसान ही बना ले, हाँ, किसान अपने लेवल पर बना सकते हैं, हाँ, जिसमें उनकी जमीन के हक को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अब भी तो हम बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं, उसका लाभ हर समय आता रहता है और वो कंपनी वाले कंपनी चलाते रहते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये मतलब किसानों की आवश्यकता बढ़ जाएगी। आज भी हो गई है। पंजाब में मैंने कई सर्वे में देखा है, जो छोटे किसान थे ना 2-2 4-4 एकड़ वाले, वो जमीन को नहीं बोते, वो क्या करते हैं कि माड़ पर दे देते हैं। उन्हें वहाँ 40,000-50,000 रुपये अच्छी जमीन है तो मिल जाता है और वो खुद करे तो 40,000 रुपये बचते नहीं और दूसरा काम नहीं कर पाते। मैंने कई ऐसे देखे कि जो अपनी जमीन को दे के कोई टैक्सी चला रहा है, कोई अपनी दुकान कर रहा है, तो ऑलरेडी ये प्रोसेस तो शुरू हो गया इनफॉर्मली। फॉर्मल नहीं है लेकिन इनफॉर्मली जैसे आप ये शुरू हो गया प्रोसेस, मैंने देखा है। इसी तरह देखो आप, पहले छोटे छोटे आदमी एक आध गाय भैंस रख करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन आजकल वो उल्टा चल पड़ा है, एक गाय भैंस वाला जमाना चला गया। क्योंकि उनको रखना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चारा नहीं मिलता। पहले तो फ्री में चारा काट लिया करते पड़ोसी के यहाँ। तो ये जो छोटा जो सिस्टम था ना, वो इनफॉर्मली तो ऑलरेडी खत्म हो रहा है। आप कितने आदमी देखोगे गाँव में भी जिन्होंने पशु रखने छोड़ दिए। अच्छे मुझे मुलाकात हुई, कोई रोहतक के भी कोई आदमी मिले थे, बोले जी पहले हम 2-3 भैंस रखा करते, और वो भैंसों का हमारा खर्चा बहुत पड़ता है, नौकर रखा है, ये करें, हमने बंद कर दिया। हम तो दूध मोल ले आते हैं। तो साहब ये अच्छा, एक बात और भी बताई थी डॉक्टर साहब इनफॉर्मल टॉक में कि वर्क कल्चर कुछ किसानों में नहीं रहा है, काम के प्रति जो है ना उनकी जो भाव है वो बदल गया, वो काम कम करना चाहते हैं। और लेबर वाली बात आपने इसके साथ कही थी, इसमें आप कैसे क्या विचार व्यक्त करोगे? ये बात बिल्कुल सही कही। मैंने भी आपसे पहले तो कुछ बात करी थी, मैं बताना भूल गया कि बिल्कुल सही है कि कृषि में आज कल खास करके जो सो कॉल्ड
किसान कहलाते हैं या कहिए किसानों के बच्चे कहलाते हैं। यस। कोई काम करना चाहता ही नहीं है। यस यस। ये बात नहीं कि जैसे मैं कहूँगा कि प्रॉफिट होता है कम होता है और कुल आमदनी भी कम होती है क्योंकि साइज छोटा है। यस। लेकिन ताजुब है कि अब सारा ही काम लेबर से होने लग गया। ये प्रक्रिया पहले पंजाब में शुरू हुई। यस। पहले एक समय था कि सरदार और हरियाणा के जाट ये खेती के भूत कहलाते थे। Yes. दब के काम करते हाँ, थे। खाने पीने का कोई शौक नहीं, मने हाँ, रहते थे। खाते पीते भी थे और काम करते थे। यस यस। बिहार हमारे से पिछड़ा इसीलिए था। बिहार, उत्तर प्रदेश, खास करके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, यस। वहाँ की जमीन मैंने देखी। साहब मैं बिहार में 5 साल रहा हूँ। यस। हमारे पंजाब से बढ़िया जमीन है वहाँ पर। यस। लेकिन क्योंकि वहाँ ओनर कल्टीवेशन नहीं थी, यस। मजदूर से काम होता था, तो उनकी उत्पादकता कम होती थी। यस यस। मैं खुद देखा है वहाँ। 5 साल तो मैं रहा हूँ 80 के दशक में। यस। तो अब कुछ हमारे ये हाल हो गया है। हमारे हरियाणा में भी कुछ ऐसा है। हरियाणा में भी अब जो जमीन जिनके पास है वो खेती में खुद काम करते ही नहीं। एक किले वाला भी नहीं करता जी। अरे साहब हमारे एक दोस्त है, एक मास्टर जी थे, उनका पूर्ण किला उनके हिस्से में आता है। यस यस। और वो भी बागड़ के बागड़ा के आसपास का। यस यस। तो वो क्या किया कि वो सरसों बोई थी उसने एक बार। यस। तो मैं रोजाना सुबह उसको फोन करता हूँ तो बोला जी मजदूर नहीं मिल रहे, सरसों कटवानी थी। यस। मैं बोला रे 2 घंटे तो सुबह सुबह जा, पूर्ण किले में सरसों के तो पेड़ बड़े अलग अलग से होते हैं। यस। तू काट नहीं लेगा। हाँ हाँ। मैं तो तेरे पास नहीं है, तो मैं चल पड़ता। अरे साहब वो 2-3 पर कहने से मेरे कहने से लग गया। तो 2 या 3 दिन में उसकी आधे से ज्यादा कट गई थी। Yes. लेकिन फिर भी मजदूर मिला तो मजदूर ले गए यार। मजदूर ले गए। तो ये अभी देखो इससे जो है ना, जो इनकी जो रेम्युनरेशन है ना, हाँ, तो वो कम हो जाएगा अपने आप। देखिए बाजरा कटवाओ 6 या 7 हजार रुपए पर एकड़ लेते पर हैं। एकड़। 7,000 Yes. 6,000 तो 2-3 साल पहले था मुझे पता है। यस यस। तो इतनी आमदनी तो गई आपकी। गई, हाँ वो तो गई। हाँ, और आप खाली बैठे रहेंगे कई जगह। यस। कई बार ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही काम करते हो तो लेकिन काम नहीं करते। यस यस। तो ये सबसे घातक है जो वर्क कल्चर है ना। वर्क कल्चर साहब ये किसानों नहीं, वर्क कल्चर तो हमारी सरकार की पॉलिसी से दूसरों में खत्म हो गई। खत्म हो गया। जैसे ये फ्री का सिस्टम चला दिया ना, Yes. फ्री अनाज देते हैं, यस यस। फ्री सब कुछ देते हैं। फ्री बिजली है, फ्री पानी है। जीवन जो बिना जमीन वाले थे यस। उनका भी ये हाल है कि आज हम कभी गांव में जा करके मजदूर देखना चाहिए, मजदूर नहीं मिलता हमें। यस। क्योंकि वो क्या है कि 5-5 किलो 1-1, 2-2 रुपए में वो गेहूँ चावल मिल Yes. जाते हैं, फिर ऊपर से तेल भी मिल जाता है। यस। तो ये जो हमें काम देना चाहिए लोगों को, Yes. काम के बदले में आप अनाज दो, पैसा दो। हाँ फिर कुछ दो। तो ये वर्क कल्चर तो साहब सब में ही, और ये मैं तो बड़ा दुख होता है कि सरकार की पॉलिसी के कारण यस। भी वर्क कल्चर पर असर पड़ रहा है। यस यस। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि कोई आदमी को मान लो महीने में पहले 10 दिन काम मिलता था, आप उसको 20 दिन का काम इंश्योर करो। यस। और उसके बदले में चाहे आप अनाज दो और चाहे कुछ भी दो। हाँ, फिर कुछ दो। हाँ, खाली बैठे आदमी को देना तो देश के लिए एक हाँ, घातक है। घातक अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। हाँ, तो साहब ये वर्क कल्चर तो किसानों में भी और नॉन किसानों में बिल्कुल घर कर गई है। डॉक्टर साहब आपने बहुत सुंदर जानकारी दी मेरे को, और इसके साथ में किसानों से भी अनुरोध करता हूँ, सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, सरकार और किसान इन पर गंभीरता से विचार करें और अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं ताकि उनका जीवन खुशहाल हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सुंदर व उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।